शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में बात होगी गांधीवाद की। बाबा साहब कहते हैं कि गांधीवाद मतलब अस्पृश्यों की तबाही। आखिर क्यों ऐसा बाबा साहब कहते हैं? गांधीवाद इतना खतरनाक क्यों है? गांधीवाद अस्पृश्यों की तबाही क्यों घोषित करते हैं बाबा साहब? साथ ही साथ हम आपको बता दें, आज के ही अम्बेडकर संदेश में आप गांधीवाद के तहत ही आप देखेंगे किस तरह से श्री गांधी जाति प्रथा का समर्थन करते हैं, जाति प्रथा का समर्थन करते हैं और जाति प्रथा के पक्ष में 9 बिंदु लिखते हैं। 1921-22 में जाति प्रथा को लेकर श्री गांधी के क्या विचार हैं? आखिर जाति प्रथा होती क्या है? गांधीवाद है क्या? गांधीवाद का सही मायने में अर्थ क्या है? अगर इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का अर्थ आप जानना चाहते हैं बाबा साहब के शब्दों में, तो सम्मानित साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश अंत तक वॉच कीजिए। अम्बेडकर संदेश लंबा होने के बावजूद आपको धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जब धैर्य के साथ अम्बेडकर संदेश को आप वॉच करेंगे तो ऐसे में पूरा अर्थ और निहितार्थ जो होगा वो आप जरूर समझ जाएंगे। आज के अम्बेडकर संदेश को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, आज का अम्बेडकर संदेश नया अध्याय 11 गांधीवाद अर्थात अस्पृश्यों की तबाही, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से पेज नंबर 281 से लेकर 284 तक हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अम्बेडकर संदेश। बाबा साहब लिखते हैं कि भारतीय लोग इधर जबकि भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन के पुनर्निर्माण की बात करने लगे हैं, वे वेस्टवाद बनाम समष्टिवाद, पूंजीवाद बनाम समाजवाद, रूढ़िवाद बनाम प्रगतिवाद जैसे वादों पर वाद करते हैं। परंतु हाल में भारतीय क्षितिज पर एक नए वाद का अभ्युदय हुआ है। वो नया वाद क्या है? तब बाबा साहब लिखते हैं कि इसे गांधीवाद कहते हैं। यह सच है कि श्री गांधी ने निकट भविष्य में गांधीवाद जैसे किसी प्रकार के वाद के अस्तित्व में आने से इनकार किया है। श्री गांधी का ये तर्क उनकी विनम्रता से अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता, परंतु इससे गांधीवाद का अस्तित्व झुठलाया नहीं जा सकता। गांधीवाद पर बहुत सी पुस्तकें लिखी गई हैं जिनका प्रतिवाद श्री गांधी ने कभी नहीं किया। उस गांधीवाद की ओर भारत के तथा उसके विदेशों के लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ है। कुछ लोगों को इसमें इतना विश्वास है कि वे गांधीवाद को मार्क्सवाद का विकल्प मानने तक से नहीं हिचकते। गांधीवाद के अनुयायी जिन्होंने पिछले प्रश्नों का अध्ययन किया है, ये तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं कि संभव है कि श्री गांधी ने अस्पृश्यों के लिए उतना काम नहीं किया हो जितना कि अस्पृश्य उनसे अपेक्षा करते रहे हों। परंतु क्या गांधीवाद से अस्पृश्यों को कोई आशा नहीं करनी चाहिए? गांधीवाद के अनुयायी मुझ पर आरोप लगा सकते हैं कि अस्पृश्यों के विषय में केवल गड़े मुर्दे उखाड़कर मैं श्री गांधी के एदा कदा उठाए उनके द्वारा निर्धारित सिद्धांतों की अनदेखी करता हूं। मैं यह मानने के लिए तैयार हूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो मनुष्य किसी लंबे सिद्धांत का प्रतिपादन करता है वह कोई छोटा कदम उठाता है तो उसे उसके लिए क्षमा किया जा सकता है, इस आशा से कि किसी दिन उस सिद्धांत में गतिशीलता आएगी जिससे उन लोगों की ओर भी ध्यान जाएगा जिनकी उपेक्षा की गई है। गांधीवाद अध्ययन की दृष्टि से अपने आप में काफी रोचक है, परंतु गांधीवाद के विषय में चर्चा करने के बाद श्री गांधी के बारे में विचार करना काफी कठिन काम होगा। इसलिए मैं गांधीवाद पर और अस्पृश्यों के विषय पर पहले विचार नहीं करूंगा। साथ ही मैं ये भी जानता हूं कि यदि मैं इसकी उपेक्षा करता हूं तो वह दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि गांधीवादी लोग श्री गांधी पर मेरी व्याख्या को जानते हुए भी यह प्रचार करने से नहीं चुकेंगे कि यदि श्री गांधी अस्पृश्यों की समस्या को हल करने में असफल हो भी गए होंगे तो गांधीवाद में उन समस्याओं का हल मिल जाएगा। यही कारण है कि मैं ऐसी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता और मैं गांधीवाद पर ही पहले चर्चा करूंगा। अब दूसरा जो भाग यहाँ पर है जिसमें अब बात होगी गांधीवाद पर। अभी तक गांधीवाद क्या है इसकी भूमिका में हमने अम्बेडकर संदेश को आपके समक्ष रखा है। पासा लिखते हैं कि गांधीवाद क्या है, इसका अभिप्राय क्या है।
आर्थिक समस्या और समाजवाद के संबंध में उसके क्या सिद्धांत है, गांधीवाद के क्या सिद्धांत है। तब भाषा लिखते हैं कि आरंभ में ये बतलाना आवश्यक है कि कुछ गांधीवादी लोग गांधीवादी अवधारणा जो पूर्णतया काल्पनिक है के वशीभूत हो गए हैं। इस अवधारणा के अनुसार गांधीवाद का अर्थ है पुनः गांव की ओर लौटना। इस अवधारणा के अनुसार गांधीवाद का अर्थ है पुनः गांव की ओर लौटना और गांव को आत्मनिर्भर बनाना। इस अवधारणा से गांधीवाद केवल क्षेत्रवाद बनकर रह जाता है। भाषा लिखते हैं कि मुझे विश्वास है कि गांधीवाद न तो बहुत सहज है और न क्षेत्रवाद की तरह सरल ही है। गांधीवाद का दायरा क्षेत्रवाद की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत है। क्षेत्रवाद गांधीवाद का बहुत छोटा और महत्वहीन भाग है। इसका सामाजिक दर्शन है और इसका आर्थिक दर्शन शास्त्र है। गांधीवाद के आर्थिक और सामाजिक दर्शन की बात को छोड़ देने का अर्थ है गांधीवाद का झूठा चित्र पेश करना। हम पहले इसकी सही तस्वीर पेश करते हैं। हम श्री गांधी की सामाजिक समस्या के संबंध में दी गई शिक्षाओं से आरंभ करते हैं। जाति प्रथा पर गांधी जी के विचार 1921-22 के गुजराती पत्र नवजीवन में उन्हीं के द्वारा पुनर्मुद्रित भाग 2 के संपादकीय लेख गुजराती में प्रकट होते हैं। उनके विचारों का अनुवाद उन्हीं के शब्दों में नीचे दिया गया है। श्री गांधी कहते हैं, नंबर 1, मुझे विश्वास है कि हिंदू समाज आज तक इसी कारण जीवित रह सका है। नवजीवन में 1921-22 में श्री गांधी वो लिखते हैं कि मुझे विश्वास है कि हिंदू समाज आज तक इसी कारण जीवित रह सका है कि वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। इतना अटल विश्वास श्री गांधी का वर्ण व्यवस्था को लेकर है। दूसरा बिंदु जो है वो लिखते हैं कि स्वराज्य के बीज वर्ण व्यवस्था में उपलब्ध है। यानी कि जो स्वराज्य की लड़ाई श्री गांधी लड़ रहे हैं बड़ी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ, और उसका वो श्रेय देते हैं कि वर्ण व्यवस्था में उसके बीज उपलब्ध हैं। आगे लिखते हैं कि विभिन्न जातियां सैनिक डिवीजन की भांति इसके विभिन्न वर्ण हैं। प्रत्येक वर्ण सैनिक डिवीजन की भांति पूरे समाज के हित में काम करता है। यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सैनिक डिवीजन की भांति पूरे समाज को के हित में काम करता है। ऐसा लिखते हैं श्री गांधी। श्री गांधी लिखते हैं तीसरे पॉइंट के रूप में कि जो समाज वर्ण व्यवस्था का सृजन कर सकता है उसे निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उनमें अनोखी संगठन क्षमता है। चौथा बिंदु लिखते हैं कि वर्ण व्यवस्था में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए सदाबहार साधन मौजूद है। प्रत्येक जाति अपने बच्चे को अपनी जाति में शिक्षित करने की जिम्मेदारी लेती है। जातियों का राजनीतिक उद्देश्य होता है। कोई भी जाति अपनी अपनी प्रतिनिधि सभा में अपने प्रतिनिधि चुनकर भेज सकती है। जाति अपने पारस्परिक जातीय झगड़ों को तय करने के लिए पंच चुनकर न्यायिक प्रक्रिया को पूरा कर सकती है। प्रत्येक जाति को सैनिक टुकड़ी का दर्जा देकर सुरक्षा के लिए जबरदस्त सेना तैयार करना जातियों के लिए सरल है। पांचवा बिंदु श्री गांधी लिखते हैं कि मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ करने के लिए अंतर्जातीय विवाह अथवा भोज आवश्यक नहीं है। यह कहना कि अंतर्जातीय सहभोज से मित्रता बढ़ेगी अनुभव के ठीक विपरीत है। यदि इसमें सच्चाई होती तो यूरोप में युद्ध ना होते। सहभोज उसी प्रकार गंदा है जैसे कि मलमूत्र विसर्जन करना। अंतर इतना है कि मलमूत्र त्यागने के बाद हमें चैन मिलता है और खाने के बाद परेशानी अनुभव करते हैं। अतः जिस प्रकार हम शौच से एकांत में निवृत्त होते हैं उसी प्रकार भोजन भी एकांत में ही करना चाहिए। छठा बिंदु श्री गांधी लिखते हैं, भारतवर्ष में भाइयों के बच्चों में पारस्परिक विवाह नहीं होते। मतलब भाई भतीजों में पारस्परिक विवाह नहीं होते। क्या पारस्परिक विवाह न करने से उनके प्रेम में कमी आती है? वैष्णवों में बहुत सी महिलाएं इतनी कट्टरपंथी हैं कि वे अपने परिवार के लोगों के साथ भोजन नहीं करती और न एक ही बर्तन से पानी पीना पसंद करती हैं। क्या उनमें पारस्परिक प्रेम नहीं है? जाति प्रथा को इस कारण बुरा नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें विभिन्न जातियों में पारस्परिक भोज एवं पारस्परिक विवाह की आज्ञा का निषेध है। सातवां बिंदु श्री गांधी लिखते हैं कि जाति प्रथा संयम का ही दूसरा नाम है।
जाति मनोरंजन पर सीमा निर्धारित करती है, वह जातीयता की सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकती। भिन्न जातियां रोटी बेटी के व्यवहार पर पहले से ही जाति बंधन मुक्त हैं। 8वां बिंदु श्री गांधी लिखते हैं कि जाति व्यवस्था को नष्ट करके पश्चिमी यूरोपीय सामाजिक व्यवस्था अपनाने का अर्थ होगा हिंदू उन पैतृक पेशों को त्याग दें जो जाति प्रथा की आत्मा है। इसे तोड़ने से अव्यवस्था उत्पन्न होगी। यदि मैं अपने जीवन भर किसी को ब्राह्मण कहकर नहीं पुकारता तो ब्राह्मण होने में क्या लाभ है? यदि ब्राह्मणों को शूद्रों में और शूद्रों को ब्राह्मणों में परिवर्तित होने का दैनिक क्रम शुरू हो जाएगा तो समाज में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। और लास्ट बिंदु जाति प्रथा के पक्ष में श्री गांधी लिखते हैं कि जाति प्रथा एक प्राकृतिक विधान है। भारतवर्ष में उसे धार्मिक रूप दिया गया है। अन्य देशों में जहां जाति व्यवस्था की उपयोगिता नहीं समझी गई, वहां की सामाजिक व्यवस्था बिखरी अवस्था में है और इसी कमी के फलस्वरूप वे जाति व्यवस्था को होने वाले लाभ प्राप्त नहीं कर सकते, जबकि भारत में वह मौजूद है। मेरे यही विचार है और मैं उनके विरुद्ध हूं जो वर्ण व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं। वर्ष 1922 में श्री गांधी वर्ण व्यवस्था के पक्षधर थे, जिसके 9 बिंदु आपने देखा, वो वर्ण व्यवस्था के पक्षधर थे। इसकी जांच करने पर स्पष्ट हो जाता है कि 1925 में वर्ण व्यवस्था के संबंध में श्री गांधी द्वारा व्यक्त किए गए विचार 3 वर्ष पहले प्रकट किए गए विचारों से कैसे भिन्न हो गए। 3 फरवरी 1925 को श्री गांधी ने क्या कहा था, ये जानना जरूरी है। श्री गांधी लिखते हैं कि जाति प्रथा का समर्थन मैंने इस आधार पर किया था कि वह संयम सिखाती है, परंतु आजकल जाति प्रथा का अर्थ संयम नहीं है, बल्कि अब वे सीमाबद्ध हो गई हैं। संयम अच्छा होता है और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सहायक सिद्ध होता है, परंतु सीमाबद्ध होना बेड़ियों के समान है। जातियां जिस रूप में आज हैं उस रूप में उनकी तारीफ नहीं की जा सकती। आजकल जातियां शास्त्र विरोधी हो गई हैं। जातियों की संख्या असीम है जिनमें पारस्परिक विवाह संबंध के प्रतिबंध लगे हैं। यह उत्थान का लक्षण नहीं बल्कि पतन का मार्ग है। 1922 में श्री गांधी नवजीवन में लिखते हैं, जातियों की जाति प्रथा की प्रशंसा लिखते हैं। स्वराज्य के बीज मिलते हैं जाति प्रथा में, ऐसा लिखते हैं। लेकिन सम्मानित साथियों, 1925 में आकर जाति प्रथा वर्ण व्यवस्था को लेकर श्री गांधी के विचार बदल जाते हैं। जो विचार बदले हुए विचार यहां आपने देखा। आगे लिखते हैं, अभी उसका समाधान भी लिखते हैं। श्री गांधी लिखते हैं कि इस प्रश्न के उत्तर में कि उसका क्या समाधान है। श्री गांधी ने कहा, सर्वोत्तम उपाय यह है कि छोटी छोटी जातियां अपना अलग अलग अस्तित्व समाप्त कर बड़ी जाति बन जाएं। ऐसी बड़ी जातियों की संख्या 4 हो जिससे प्राचीन वर्ण व्यवस्था की पुनर्स्थापना हो सके। ठीक घूमकर वहीं पर आ गए वर्ण व्यवस्था पर। 4 जातियां हो, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बहुत मजबूती के साथ श्री गांधी यहां पर वर्ण व्यवस्था को टिकाए रखना चाहते हैं। ये आपने महसूस किया। संक्षेप में कहा जा सकता है कि वर्ष 1925 में श्री गांधी वर्ण व्यवस्था के पक्षधर हो गए हैं। सम्मानित साथियों, आज के अम्बेडकर संदेश को अब हम यही रोकना चाहेंगे। गांधीवाद का असली रूप क्या है? आखिर गांधीवाद है क्या? विस्तृत रूप उसका क्या है? आने वाले जब तक ये चैप्टर अध्याय 11 जो है वो समाप्त नहीं हो जाता, आप गांधीवाद को विस्तार से नहीं समझ पाएंगे। और चूंकि कई पेज का है और इसलिए अब हम अगले भाग में जब अम्बेडकर संदेश लाएंगे तो उसमें काफी कुछ क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आज के अम्बेडकर संदेश को रोकने से पहले हम यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे जानना चाहते हैं। जाति प्रथा पर गांधी जी के विचार जो 1921 और 22 में एक गुजराती पत्र था जिसमें उन्होंने लिखे थे। श्री गांधी ने अपने विचारों को उस गुजराती पत्र में लिखा था।
जाति प्रथा से संबंधित, यूं कहें कि जाति प्रथा की प्रशंसा लिखी थी उन्होंने 9 बिंदुओं के रूप में। तो आपको उस गुजराती पत्र का नाम बताना मेरे साथी, जिसमें श्री गांधी ने 1921 और 22 में अपने विचारों को व्यक्त किया था, जो आज के अम्बेडकर संदेश का मुख्य हिस्सा रहा। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है, और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कर्ताक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।